चंद्रशेखर, मैं व्यक्तिगत तौर पर चंद्रशेखर की राजनीति का पक्षधर हूँ, क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि मैं बहुत सैद्धांतिक पूर्ण बात करता हूँ। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरे सिद्धांतों के आधार पर शायद चुनाव नहीं जीते जा सकते, खासतौर से विधानसभा और लोकसभा तो बिल्कुल नहीं जीते जा सकते। लेकिन चंद्रशेखर की जीत ये कहती है, बिना फीता काटे, बिना माथा रंगे, संविधान की बात करते हुए, क्लियर कट बहुजन रहते हुए भी, सपा के विरोध के बावजूद, बसपा के विरोध के बावजूद, बीजेपी के विरोध के बावजूद, कांग्रेस के विरोध के बावजूद एक शख्स केवल अपने दम पर 1.5 लाख वोटों से जीत सकता है। पप्पू यादव की सीट पर आपका घमंड कि इनको न देना, भले ही बीजेपी को दे दो, आपको कई सीटों का नुकसान हुआ। पूरी बात कर लेता हूँ। आपके पूरी ताकत लगाने के बाद जनता ने आपको हैसियत दिखाई कि घमंड मत करो। बीमा भारती को महज 23,000 वोट वहां पे मिले, पप्पू यादव भारी मतों से जीते। सच्चाई है, जब बीजेपी ने मान ली, बीजेपी खटीक समाज के व्यक्ति को, पासवान समाज के व्यक्ति को मंत्री बनाने को तैयार है, तो आप कैसे कहते रहोगे कि हम मुद्दे के आधार पर ये भीड़ लहला करके वोट ले लेंगे, ऐसे गमछा लहला करके? आपको मौका मिलता है, 23 सीटें मिलती हैं आपको, 23 में से 13 सीटें आप ओबीसी और अन्य पिछड़े को देते हैं, 13 में से 8 अपनी जाति को, 2 आप पहले से ही परिवार के हैं। मैं तेजस्वी को पसंद करता हूं, लेकिन तेज प्रताप क्यों है राजनीति में, मैं नहीं समझ पाता। जगदेव बाबू की राजनीति में, कर्पूरी ठाकुर साहब की राजनीति में, बीपी मंडल साहब की राजनीति में, महामना रामस्वरूप वर्मा की राजनीति में, बाबा साहब की राजनीति में, कांसी राम साहब की राजनीति में जान बाकी है। इस वक्त मेरे साथ है नीरज भाई पटेल हैं, जो नेशन जनमत के जो है वो संपादक हैं। ये पटना में मौजूद हैं और ये पटना में इस मसले पर मौजूद हैं। बात हो रही है कि संविधान को कैसे बचाया जाए, और ये बहुत सारे जो है वो पैनलिस्ट शामिल थे। इस वक्त हैं मेरे साथ नीरज भाई पटेल जी। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर संविधान ये लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या वजह है। सर स्वागत है सबसे पहले। शुक्रिया। आप लोग सर बात कर रहे हैं कि संविधान को बचाया जाए, संविधान को आखिर किससे खतरा है? देखिए, मैं पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ, पत्रकार हूँ। जी। तो पत्रकार के हिसाब से ये समझना चाहिए कि पॉलिटिकल बयानबाजी और समाज के बीच में जो चीज़ें चल रही हैं उनमें अंतर है। इलेक्शन के दौरान जो ये माहौल बना कि संविधान खतरे में है, इसकी जिम्मेदार मौजूदा सत्ता ही थी। लखनऊ के नज़दीक अयोध्या हारे बुरी तरीके से। अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने अपने बयान में खुद कहा कि हमें 400 पार इसलिए करना है क्योंकि हम संविधान बदलना चाहते हैं। इनके केंद्रीय मंत्री और तमाम अन्य नेताओं ने खुद अपने मुंह से कहा कि 400 पार इसलिए करना है कि संविधान बदलना है। तो ये बातें इनकी तरफ से आई। दूसरी बात, जिस तरीके से इस सरकार में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग हुआ या संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया गया, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, ये मेरा बयान नहीं है। जिस तरीके से चुनाव आयोग को लोग चुनाव आयोग लिखने लगे सोशल मीडिया में, जिस तरीके से उसका शॉर्ट फॉर्म कर दिया केंद्रीय चुनाव आयोग का केचुआ, तो ये तमाम परिस्थितियां ऐसी थी जिनकी वजह से समाज के बीच में ऐसा संदेश गया कि यार संविधान खतरे में है क्या। और उस बात को ये लोग दबा नहीं पाए। दबा क्या नहीं पाए, बल्कि बीजेपी ने और इस बात को उठा दिया तमाम जगह से कहकर। आज इलेक्शन के बाद जिस तरह का जनमत दिया लोगों ने, रिजल्ट जिस तरह का दिया, मजबूर होकर के देश के प्रधानमंत्री को शुरुआत में ही संविधान को नमन करना पड़ रहा है। ये इस देश के संविधान की ताकत है। एक बात और कह रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ। ये बीजेपी को हम लोग बार बार धार्मिक एंगल पर उलझाते हैं, लेकिन ये भी समझना चाहिए बीजेपी ने मान्यवर कांसी राम साहब की प्रतीकों की राजनीति को भी अडॉप्ट किया है। जहां उसको जरूरत पड़ी, जहां भले ही आप उसको मुखौटा कह लें, दिखावा कह लें, लेकिन मैं दूसरी पार्टी उसको कहता हूं कि तुम भी मुखौटा लाओ ना। सामने वाली पार्टियों के पास एक माइनस पॉइंट है, क्या? मुख्यमंत्री आपके यहाँ फिक्स है, इसी परिवार का, इसी जाति का। राष्ट्रीय अध्यक्ष फिक्स है, इसी परिवार का, इसी जाति का। तो अन्य जगह तो हिस्सा देना पड़ेगा। मेरा सवाल इसी से रिलेटेड है सर कि बिहार में कहाँ गलती हुई जिस प्रकार से जो है वो अब बड़े पार्टी जो कहा जाता है आरजेडी को, आरजेडी मात्र 4 सीटों पर सिमट गई। व्यक्तिगत तौर पर मैं तेजस्वी यादव को पसंद करता हूं इस तौर पर कि मुखर होकर के बोलते हैं, बल्कि अखिलेश यादव जी से ज़्यादा मुखर होकर के बोलते हैं। लालू जी के पुत्र हैं, वो झलक दिखती है। बाद में मैंने फीडबैक लिया। एक तो आप समझो कि बीजेपी कितनी जातियों के साथ लड़ रही है। नीतीश कुमार को लेने पर एक जाति, मांझी को लेने पर एक जाति, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष अलग जाति का, राष्ट्रीय अध्यक्ष अलग जाति का, चिराग पासवान आता है वो अलग जाति का, यानी कि बहुत सारी जातियों का कॉम्बिनेशन बनता है। यहाँ ऐसा नहीं कि गठबंधन किया गया, कांग्रेस के साथ कौन सी एक जाति इंटैक्ट है? ठीक है, आपने साहनी को साथ में लिया, आपको फायदा हुआ, आप जीरे थे ना, 4 पे आए। ऐसा नहीं कि जनता ने वोट नहीं दिया, भर भर के वोट दिया। लेकिन पप्पू यादव की सीट पर आपका घमंड
कि इनको न देना, भले ही बीजेपी को दे दो, आपको कई सीटों को नुकसान हुआ। पूरी बात कर लेता हूँ। आपके पूरी ताकत लगाने के बाद जनता ने आपको हैसियत दिखाई कि घमंड मत करो। बीमा भारती को महज 23,000 वोट वहां पे मिले, पप्पू यादव भारी मतों से जीते, ये एक बात हो गई। जब आपको मौका मिलता है ये साबित करने का कि अब हम बदल गए हैं, उत्तर प्रदेश से आप अंतर तुलना करके देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में, हालांकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि अखिलेश यादव ने केवल अपने परिवार के 5 यादवों को टिकट दिया, लेकिन 5 को दिया, ये महत्वपूर्ण था। इसका विरोध होना चाहिए कि 5 आपके परिवार के क्यों थे, लेकिन यादव को आपने सिमटा करके 5 में किया। आपने अन्य ओबीसी वर्ग का, अन्य एससी वर्ग का प्रतिनिधित्व बढ़ाया, सामान्य सीट पर एससी को टिकट दिए, नतीजा सामने है। यहाँ पर क्या हुआ, मंचों पर तो भाषण हुआ, नौकरी की बात हुई, भीड़ जुटी, युवा आए, सब कुछ आए, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि जाति सच्चाई है। जब बीजेपी ने मान ली, बीजेपी खटीक समाज के व्यक्ति को, पासवान समाज के व्यक्ति को मंत्री बनाने को तैयार है, तो आप कैसे कहते रहोगे कि हम मुद्दे के आधार पर ये भीड़ लहला करके वोट ले लेंगे, ऐसे गमछा लहला करके? आपको मौका मिलता है, 23 सीटें मिलती हैं आपको, 23 में से 13 सीटें आप ओबीसी और अन्य पिछड़े को देते हैं, 13 में से 8 अपनी जाति को, 2 आप पहले से ही परिवार के हैं। मैं तेजस्वी को पसंद करता हूं, लेकिन तेज प्रताप क्यों है राजनीति में, मैं नहीं समझ पाता। हो सकता है किसी को खराब लगे, मैं फिर कह रहा हूं, मीसा भारती भी आ जाती हैं, दूसरी बहन रोहिणी आचार्य भी आ जाती हैं। तो जनता यार इतना चीजें तो देखती है कि आप अपनी जाति और जाति में भी परिवार। तो एक तो ये नुकसान हुआ, दूसरा नुकसान क्या हुआ कि जो लोगों ने बताया, अभी फीडबैक मुझे मिला कि घमंड भी आ गया था, जो कई सीटों पर ये नजर आया। लगने लगा था मैं अकेले किला जीत लूंगा। लोगों को जो समाहित करके चलने की बात थी, जैसा बीजेपी करके चलती, घमंड वहां भी है, लेकिन उनको पता है कि जीतन राम मांझी से काम सट रहा है तो पैर भी छूने को तैयार है, कितना भी झुकने को तैयार है। ये जो मैं बार बार कहता हूं ना मंचों पे कि नाक छोटी कर लो, दिल इतना बड़ा कर लो, वो चीज जब तक नहीं आ पाएगी, तब उत्तर प्रदेश में और भी बढ़िया परिवर्तन दिखता। अगर ये पहले से मेहनत कर रहे होते तो जनता का मैंडेट है, ये मेहनत का मैंडेट नहीं है, जनता ने परिवर्तन किया है। सर, उत्तर प्रदेश की राजनीति से मेरा एक सवाल है कि चंद्रशेखर आजाद को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? चंद्रशेखर, मैं व्यक्तिगत तौर पर चंद्रशेखर की राजनीति का पक्षधर हूं, क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि मैं बहुत सैद्धांतिक पूर्ण बात करता हूं। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरे सिद्धांतों के आधार पर शायद चुनाव नहीं जीते जा सकते, खासतौर से विधानसभा और लोकसभा तो बिल्कुल नहीं जीते जा सकते। लेकिन चंद्रशेखर की जीत ये कहती है, बिना फीता काटे, बिना माथा रंगे, संविधान की बात करते हुए, क्लियर कट बहुजन रहते हुए भी, सपा के विरोध के बावजूद, बसपा के विरोध के बावजूद, बीजेपी के विरोध के बावजूद, कांग्रेस के विरोध के बावजूद, एक शख्स केवल अपने दम पर 1.5 लाख वोटों से जीत सकता है। इसका मतलब अभी भी जगदेव बाबू की राजनीति में, कर्पूरी ठाकुर साहब की राजनीति में, बीपी मंडल साहब की राजनीति में, महामना रामस्वरूप वर्मा की राजनीति में, बाबा साहब की राजनीति में, कांसी राम साहब की राजनीति में जान बाकी है। एक बहुजन समाज के लोग संसद पहुंचते हैं, दूसरे बहुजन समाज के लोग जीरो पे आउट हो जाते हैं, इसमें क्या कहिएगा? ये देखिए, अपनी अपनी पार्टी का ये है, मैं किसी पार्टी पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अंतर सामने है। जो लड़ता हुआ दिखा उसको जनता ने संसद में पहुंचा दिया, जिसके ऊपर लोगों को संदेह हुआ उसको जीरो पे पहुंचा दिया। सर, एक मेरा सवाल, उनको जिनको जीरो पे पहुंचाया है उनको आत्ममंथन करने की जरूरत है अपने भीतर कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा मिशन, मैं फिर से कह रहा हूं आप सब लोगों के सामने, अगर बीजेपी के सामने बसपा जैसी पार्टी मजबूती से लड़ रही होती तो बीजेपी को हराना ज्यादा आसान था। सर, वो लोग माननीय कांसी राम के क्या बोलते हैं, वो उत्तराधिकारी मान रहे थे अपने आप को। ये उत्तराधिकारी वाला शब्द से तो तकलीफ है मुझे। लड़ाई तो पूरी इसी की लड़ी जा रही है कि हम एक तरफ भाषण में भी कहते हैं कि बाबा साहब कहते थे कि रानी के पेट से अब राजा कब पैदा नहीं होगा, अब तो ईवीएम और बैलेट से होगा। यहाँ उत्तराधिकारी पैदा किए दे रहे हैं। सर, जिस प्रकार बिना बैलेट के उत्तराधिकारी कांसीराम साहब की अगर हर बात फॉलो करते हैं तो कांसीराम साहब की ये बात फॉलो क्यों नहीं करते कि उन्होंने अपने परिवार से कोई राजनीति में नहीं लाया था, बहन जी को उठाया था। तो आप भी तो, आपकी पार्टी के भीतर बहुत एक से एक शानदार लोग हैं, लेकिन जब उनको डेवलप नहीं करोगे, केवल उत्तराधिकारी की राजनीति होगी, तो फिर वो तो चांस की बात है। कोई अखिलेश यादव निकलेगा, कोई तेजस्वी निकलेगा, कोई तेज प्रताप निकलेगा, कोई स्टालिन निकलेगा, कोई आकाश आनंद निकलेगा। जब चुनना उन्हीं में से है तो उन्हीं में से कोई अच्छा बुरा विकल्प। एक सवाल सर, मेरा एक सवाल सर है कि पिछले 2 टर्म से विपक्ष संसद में खामोश था, क्या ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है वो गरजने का आवाज आएगी? नहीं आएगी, संख्या बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। प्लस सबसे बड़ी बात, किन मुद्दों के आधार पर जीते हो। अगर ये लोग पिछली बार माथा रंग करके जीत जाते, फरसा उठा करके जीत जाते, त्रिशूल लेकर के जीत जाते,
तो इनको लगता कि यार ये फालतू बकवास करते हैं ये लोग संविधान की और इन सब की, तो बात नहीं उठती। लेकिन वो स्वार्थ में ही सही, मैं अभी भी मान रहा हूं कि दिल से नहीं है ये लोग ये, लेकिन स्वार्थ में ही सही तुमको ये समझ में आ गया है कि संविधान पर जीते हैं, आरक्षण पर जीते हैं, हिस्सेदारी पर जीते हैं, तो झक मार करके मजबूरी में ही सही अपनी पिच पे तुम्हें खेलना पड़ेगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए सर, ये थे नीरज भाई पटेल जो नेशन जनमत के संपादक हैं। इन तमाम मुद्दों पर राय रखी। इनके बातों को आप किस प्रकार से देख रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।